नमस्कार। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में अरब अटैक को हम लोगों ने कंप्लीट किया था, जिसमें मध्यकालीन भारतीय इतिहास का ये टॉपिक था। अरब अटैक पूरी तरह से कंप्लीट होने के बाद सीक्वेंस में मैंने आप लोगों को बताया था कि अरब अटैक के बाद फिर तुर्की अटैक होगा, उसके बाद गौर, उसके बाद गुलाम के बाद खिलजी के बाद तुगलक के बाद सैयद के बाद लोदी, फिर मुगल। तो ऐसे करते हम लोग सारी चीज़ों को कवर करेंगे एक करके। तो अरब अटैक कंप्लीट होने के बाद आज हम लोग चर्चा करेंगे तुर्की अटैक के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है तुर्की अटैक। अच्छे से समझेंगे हम इसे कहानी की तरफ, ठीक है। तुर्की अटैक में एक तरफ रहता है गजनी और एक तरफ रहता है गौर। ये दो वो साम्राज्य रहते हैं जो आपस में इन दोनों के बीच में मतभेद चलता रहता है। गजनी क्या करता है, गौर के ऊपर आक्रमण करता है और आक्रमण करने के बाद जैसे ही गजनी जो है वो जीत जाता है तो गौर को कैपिटल बना लेता है, अपनी राजधानी बना लेता है। फिर उसी तरह से जब गौर युद्ध की बगावत कर देता है गजनी के खिलाफ, तब उस समय क्या होता है, गौर जब युद्ध की बगावत कर देता है गजनी के खिलाफ, तो गजनी जब हार जाता है तो गौर क्या करता है, गजनी को अपना कैपिटल बना लेता है। तो इस तरह से राजधानियों का जो हस्तांतरण है वह इन दोनों पार्टियों में, मतलब कि दोनों समुदायों में, दोनों मतलब कि राजवंश के बीच में ये चीज चलता रहता है। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है कि राज्यों का स्थानांतरण है, मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य से फिर पहले राज्य, ठीक है, यानी कि अपने राजधानियों को बदल देना, ठीक है, ये किन दो के बीच में हुआ था, तो ये गजनी और गौर के बीच में हुआ था। इसी क्रम में गजनी का संस्थापक रहता है, फाउंडर, अल्पतगीन जो होता है वो गजनी वंश का संस्थापक भी रहता है और गजनी वंश का महान राजा भी रहता है, ठीक है, जो कि गजनी वंश का राजा रहता है अल्पतगीन। उसी समय में यमन वंश के एक राजा रहते हैं सुबक्तगीन। तो जो गजनी वंश के जो संस्थापक हैं अल्पतगीन, ये अपनी बेटी की शादी सुबक्तगीन से करवा देते हैं, ठीक है, ताकि दोनों के बीच में एक मतलब कि राजा, दोनों के बीच में जो आपसी संबंध है वो काफी मजबूत हो, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर कोई आक्रमण न कर पाए, ठीक है। तो गजनी वंश के जो संस्थापक अल्पतगीन रहते हैं वो शादी कर देते हैं, अपनी ही बेटी की शादी कर देते हैं सुबक्तगीन से, और सुबक्तगीन का ही बेटा रहता है मोहम्मद गजनी, जो आगे चल करके गजनवी कहलाता है, मोहम्मद गजनवी या फिर महमूद गजनवी, ठीक है। तो इसी क्रम में इसको आगे की ओर देखेंगे और फिर मोहम्मद गजनवी किस तरह से भारत पर आक्रमण करता है और कितनी बार आक्रमण करता है, उन सब चीजों को हम देखेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, तुर्की अटैक हम लोग पढ़ रहे हैं जिसमें गजनी और गौर ये दो ऐसे साम्राज्य रहते हैं जिन दोनों के बीच में राजधानियों का हस्तांतरण यानी कि आपस में युद्ध दोनों का चलता रहता है। गजनी जब आक्रमण गौर पे करता है तो अगर गजनी जीत गया है तो गौर को अपना राजधानी बना लिया, ठीक उसी तरह से गौर ने अगर गजनी पे आक्रमण किया तो अगर गौर जीत गया तो गजनी को क्या बना लिया, कैपिटल बना लिया, ठीक है। तो इन दोनों में राजधानियों का जो हस्तांतरण है, राजधानी का स्थानांतरण इन दोनों के बीच में लगातार चलते रहता है, ठीक है। गजनी वंश के संस्थापक रहते हैं अल्पतगीन, ठीक है, और इसके राजा भी रहते हैं अल्पतगीन, और यमन वंश उस समय रहता है जिसके राजा रहते हैं सुबक्तगीन। अल्पतगीन अपनी बेटी की शादी सुबक्तगीन से करवा देता है और सुबक्तगीन का एक बेटा होता है जिसका नाम रहता है मोहम्मद गजनवी, ठीक है। तो इस तरह से तुर्की अटैक भारत में स्टार्ट होता है और मोहम्मद गजनवी तक जाकर के खत्म हो जाता है, ठीक है। इनका भी उद्देश्य केवल भारत में केवल एकमात्र उद्देश्य रहता है लूटपाट करना, ठीक है। ये धर्म के विरोधी बिल्कुल भी नहीं रहते हैं, बल्कि ये धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं और लूटपाट करने के ही उद्देश्य से आते हैं। धर्म से इनका कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को पढ़ना है तुर्की अटैक में महमूद गजनवी के बारे में। महमूद गजनवी का शासनकाल 1001 से स्टार्ट होता है, 1030 में जाकर के खत्म होता है। 1030 में महमूद गजनवी की मृत्यु हो जाती है, यानी कि इसका जितना भी इंपॉर्टेंट जो बैटल होता है, जितना भी इंपॉर्टेंट युद्ध जो लड़ा होता है, वह 1001 से लेकर के 1027 के बीच में ही ये टोटल 17 युद्ध, टोटल 17th बैटल ये भारत पे
आक्रमण करता है, 17 बार आक्रमण करता है, और जिसमें सबसे फेमस जो अटैक है इसका सोमनाथ अटैक होता है। सोमनाथ टेंपल पे जो अटैक होता है जिसको सबसे ज्यादा लूटता है, ठीक है, 1025 में। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग मोहम्मद गजनवी के शासनकाल को देखेंगे 1001 से लेकर के 1030 तक। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, मोहम्मद गजनवी का जो शासनकाल है वो 1001 से स्टार्ट होता है। 1001 से लेकर 1030 के बीच में ये टोटल 17 युद्ध लड़ता है। उसी युद्ध को जो इंपॉर्टेंट युद्ध है उसको हम लोग मोहम्मद गजनवी 1001 से शुरू होता है, 1030 में जाकर के खत्म होता है। तो 1001 में इसका एक युद्ध होता है जिसका होता है बहिंद का युद्ध। ठीक है, जो सिंध प्रांत का ही एक क्या है क्षेत्र है, जिसके राजा रहते हैं राजा जयपाल, किंग जयपाल। युद्ध की बगावत करता है मोहम्मद गजनवी बहिंद के युद्ध में, जो सिंध का एक प्रांत है। ठीक है, किंग जो उस समय रहते हैं बहिंद के वो जयपाल रहते हैं, और युद्ध में परास्त हो जाने के कारण जयपाल क्या कर लेता है, अपने आप सुसाइड कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। ठीक है, उसके बाद 1002 में आपका युद्ध होता है खालिस्तान का युद्ध। खालिस्तान का युद्ध होता है जिसमें खुलुफ राजा रहते हैं, ये टैक्स देने से मना कर देते हैं और इनको बंदी बना लिया जाता है। 1004 में फिर से युद्ध होता है सिंध का युद्ध भाटिया लोगों के खिलाफ, जिसमें से ये भी क्या होता है टैक्स देने से मना कर देता है कि हम टैक्स नहीं देंगे, जिसके खिलाफ इसे भी फिर क्या कहता है बंदी बना के जेल में डाल दिया जाता है। 1004 के बाद फिर युद्ध होता है 1006 का युद्ध, जिसमें 1000 दाऊद उल फतह इसे भी बंदी बना लिया जाता है, फिर इसे भी क्या किया जाता है जेल में डाल दिया जाता है। 1006 के बाद 1008 नगरकोट का युद्ध, जो कि आपका पंजाब प्रांत का एक जगह है। ठीक है, इसके ऊपर बगावत कर देता है। फिर 1009 में होता है आपका पेशावर का युद्ध, जो कि पाकिस्तान में है। ठीक है, पाकिस्तान में, और इस समय जो राजा रहता है यहाँ का वो आनंद पाल रहता है। ये वही आनंद पाल है जो जयपाल का बेटा है। ठीक है, अपने पिता मतलब उस युद्ध में हार जाने के बाद अपने पिता का बदला लेने के लिए ये क्या करता है बगावत करता है मोहम्मद गजनवी, और मोहम्मद गजनवी इस युद्ध में क्या करता है आनंद पाल को मार डालता है। 1009 के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1009 के बाद 1014 थानेश्वर का युद्ध, थानेश्वर बैटल, जहाँ पे मंदिरों को तोड़वा दिया जाता है। ठीक है, 1014 के बाद 1022 ग्वालियर का युद्ध, 1022 के बाद अब हम लोग देखेंगे 1025। उससे पहले हम लोग ये सारा चीज देख लेते हैं। 1001 में बहिंद का युद्ध होता है जो किंग जयपाल के खिलाफ होता है, जिसमें जयपाल हार जाता है। 1002 में खालिस्तान का युद्ध होता है, राजा खुलुफ रहते हैं उस समय। ठीक है, ये भी टैक्स के लिए होता है। लास्ट में इसे भी क्या किया जाता है गिरफ्तार करके बंदी बना लिया जाता है। 1004 में सिंध का बैटल होता है भाटिया लोगों के खिलाफ, जो कि टैक्स से संबंधित रहता है। 1006 में दाऊद उल फतह ने क्या किया बगावत कर देता है, जिसके खिलाफ वो भी युद्ध में हारा जाता है। 1008 में नगरकोट का युद्ध होता है पंजाब में। 1009 में पेशावर जो कि पाकिस्तान में है, इसका युद्ध होता है। आनंदपाल जो जयपाल का ही बेटा है, इससे युद्ध की बगावत कर दी रही होती है। 1014 में थानेश्वर का युद्ध होता है। 1022 में ग्वालियर का युद्ध होता है। अब इसके बाद हम देखेंगे 1025 फिर 27। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग में पूछा जाता है एग्जाम में, तो वो आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके बाद है आपका 1025, उसके बाद 1027, फिर उसके बाद 1030। ठीक है, हम लोगों ने क्या देखा, एक देखा, 1001 देख लिया, 1002, फिर 1004, फिर 1006, 1008, 1009, फिर उसके बाद 1014, फिर उसके बाद 1022। 1 2 3 4 5 6 7 8 बैटल हमने देख लिया। और 1025 में सबसे इंपॉर्टेंट बैटल जो होता है इसका बैटल ऑफ सोमनाथ का मंदिर को ये करता है, तोड़वाता है। जितने भी मंदिर रहते हैं उसे लूटता है, लूटपाट करके मंदिरों को तहस नहस करने के बाद ये चाहता है कि वहाँ पे पूरी तरह से धर्म का विरोधी नहीं रहता है, लूटपाट करना चाहता है, मंदिरों को तोड़वा देता है, ताकि जो बहुत से ज्यादा वहाँ से जो सोने चांदी जो जवाहरात है जो रुपए हैं वहाँ से लेके जाया जा सके।
ठीक है। बैटल ऑफ सोमनाथ जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट बैटल होता है 1025 में। सोमनाथ टेम्पल का जो निर्माण करवाया था, इसकी जो नींव रखी थी, फाउंडेशन जो करवाया था वो था मूलराज। ये भी एग्जाम में पूछता है, मूलराज। और उस समय का जो किंग रहता है उसका नाम रहता है भीम प्रथम। भीम प्रथम जो कि सोलंकी वंश से रहता है, राजपूताना वंश से रहता है, ठीक है। 1027 में इसका जाट विद्रोह होता है, जाट रिवोल्ट होता है, और यही इसका मोहम्मद गजनवी का सबसे अंतिम विद्रोह होता है जाट विद्रोह के खिलाफ। और 1030 में इसकी मृत्यु हो जाती है मोहम्मद गजनवी की, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने मोहम्मद गजनवी के पूरे काल को, जो इंपॉर्टेंट बैटल था 1001 से लेकर के 1030 तक में, ये टोटल जो है 17 युद्ध भारत पे आक्रमण कर 17 बार अटैक करता है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो अटैक था वो सब मैंने आपके सामने रखा है। इसे आप रिवाइज कर लीजिएगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बैटल रहता है आपका 1025 सोमनाथ टेम्पल, ठीक है, जो कि गुजरात में है, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। वापस से रिपीट करते हैं, ठीक है। गजनी वंश का संस्थापक अल्पतगीन रहता है, यमन वंश के संस्थापक सुबक्तगीन रहते हैं, सुबक्तगीन के बेटे ही रहते हैं मोहम्मद गजनवी। अल्पतगीन अपनी ही बेटी की शादी सुबक्तगीन से करवा देता है, जिससे एक पुत्र पैदा होता है जिसका नाम रहता है मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गजनवी का शासनकाल 1001 से 1030 तक रहता है। 1030 में उसकी मृत्यु हो जाती है। उसका अंतिम विद्रोह जो होता है वो जाट विद्रोह होता है। 1001 में जो उसका पहला विद्रोह होता है वो बहिंद के खिलाफ होता है, जो कि सिंध प्रांत का एक क्षेत्र है, राजा जयपाल के खिलाफ। राजा जयपाल उस भूमि को छोड़ के भाग जाता है और आत्महत्या कर लेता है, ठीक है। इसलिए इतिहास है, मध्यकालीन भारत के इतिहास में जो राजा जयपाल है उसको काफी कुख्यात या फिर सबसे डरपोक राजा की उपाधि दी गई है, क्योंकि वो युद्ध भूमि को भाग जाता है और भागने के बाद वो क्या करता है, खुद अपने आप को क्या करता है, मार लेता है, आत्महत्या कर लेता है। और इसी का बदला 1009 में उसी का जो पुत्र रहता है अनंतपाल, बदला लेने के लिए अपने पिता का प्रतिशोध कि मेरे पिता युद्ध में हार गए थे, जिसकी वजह से उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अनंतपाल वापस से विद्रोह करता है 1009 में मोहम्मद गजनवी के खिलाफ, लेकिन मोहम्मद गजनवी क्या करता है, अनंतपाल को इस युद्ध में हरा देता है। ये पूरा काल खत्म हो गया। अब इसी में हम लोग मोहम्मद गजनवी के शासनकाल में कुछ कवि थे, उनके कुछ राइटर थे, उनके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है। मोहम्मद गजनवी हो गया। कुछ इंपॉर्टेंट पोएट या फिर राइटर होते हैं आपके मोहम्मद गजनवी के शासनकाल में। इसके लिए ट्रिक है फूफा, FUFA, ठीक है। F से है फारूकी, जिन्होंने किताब लिखा था शाहनामा। U से है उतवी, F से है नहीं फारूकी, फिरदौसी, शाहनामा, उतवी, फारूकी जो कि कोई किताब नहीं लिखता है, और ए से है अल-बरूनी, ठीक है, जो कि उज्बेकिस्तान से आया था भारत, ठीक है। इसने किताब लिखी थी, इसका नाम था किताब-उल-हिंद। इसी किताब को तहकीक-ए-हिंद भी कहा जाता है, तहकीक-ए-हिंद। और इसे ही भारत का दर्पण भी कहा जाता है, इस किताब को भारत का दर्पण, मिरर ऑफ इंडिया। इतने सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वापस रिपीट कर रहा हूँ, फिरदौसी, शाहनामा के बारे में कोई किताब नहीं लिखा था, अल-बरूनी ने किताब लिखा था, अल-बरूनी जो कि उज्बेकिस्तान से आया था, किताब-उल-हिंद, इसी को तहकीक-ए-हिंद भी कहा जाता है, इसे भारत का दर्पण कहा जाता है, यानी इंग्लिश में मिरर ऑफ इंडिया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पोएट थे जो मोहम्मद गजनवी के शासनकाल में थे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मोहम्मद गजनवी के शासनकाल में 4 पोएट थे, ठीक है। ये 4 पोएट थे। पहला F से आपका फिरदौसी, जिसने किताब लिखा था शाहनामा, फिर थे उतवी, जिन्होंने किताब लिखा था तारीख-ए-यामनी, फिर थे आपके तीसरे में फारूकी, जिन्होंने कोई किताब नहीं लिखा था, और ए से अल-बरूनी जो कि उज्बेकिस्तान से आए थे। ये भी एग्जाम में पूछा है, ठीक है, कि अल-बरूनी जो है वो कहाँ से आए थे, ठीक है। तो अल-बरूनी जो है उज्बेकिस्तान से आए थे। उज्बेकिस्तान की जो कैपिटल है वो है ताशकंद, ठीक है। इन्होंने किताब लिखा था किताब-उल-हिंद, इसे ही तहकीक-ए-हिंद कहा जाता है, और इसे ही भारत का दर्पण या फिर मिरर ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। मोहम्मद गजनवी ने एक गोल्ड कॉइन भी जारी किया था,
ठीक है, जिसके एक तरफ मतलब अगर ये सिक्का है, सिक्के का अगर हेड है और टेल है, ठीक है, ये तो एक तरफ उसने क्या किया था, देवनागरी लिपि में, देवनागरी स्क्रिप्ट में एक तरफ देवनागरी मतलब एक हेड और टेल, सिक्के के दो जो पहलू होते हैं, उसमें पहले में इसने क्या किया था, देवनागरी स्क्रिप्ट मतलब लिखवाया था, स्क्रिप्ट बुधवाया था, उसमें लिखवाया था, और दूसरे में क्या किया था, मुस्लिम जो टैगलाइन जिसे खुतबा कहते हैं, मुस्लिम टैगलाइन बोल सकते हैं या फिर कुरान का कोई वर्ड, ठीक है, जिसे खुतबा कहते हैं, उसको कहते थे, उसमें लिखवाया था, अंकित करवाया था, ठीक है। तो इससे पता चलता है, इसके गोल्ड कॉइन से ये पता चलता है कि वो धर्म का विरोधी नहीं था। अगर धर्म का विरोधी होता तो मोहम्मद गजनवी जो गोल्ड कॉइन जो जारी किया था उस पर मुस्लिम का ही खुतबा दोनों तरफ होता है, हेड और टेल, बट उसके मन में ऐसा भावना नहीं थी। वो जब गोल्ड कॉइन जब जारी किया था उसमें एक हेड की तरफ देवनागरी, इसके देवनागरी लिपि में लिखी हुई थी, और टेल में क्या लिखा हुआ था, मुस्लिम का टैगलाइन खुतबा लिखा हुआ था, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो गजनवी वंश है, यानी कि वो जब यमन वंश के राजा गजनी वंश पे मतलब गजनी वंश के जो संस्थापक रहते हैं अल्बदीन, उनकी बेटी से विवाह उनसे उनका संबंध रहता है, क्योंकि उनकी ही बेटी से शादी कर लेते हैं सुबकतगीन, जो कि यमन वंश के राजा रहते हैं। तो अब फिर वो क्या करता है, मोहम्मद गजनवी पूरी तरह से गजनी वंश पे कब्जा कर लेता है, जिसकी वजह से उसका नाम मोहम्मद गजनवी पड़ता है, ठीक है, वो अपना नाम मोहम्मद गजनवी रख लेता है, गजनी की जगह गजनवी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा मोहम्मद गजनवी का शासनकाल, और इससे यह पता चलता है कि उनका उद्देश्य केवल और केवल लूटपाट करना था, बाकी और किसी से कोई संबंध मतलब नहीं था, ठीक है। धर्म विरोधी वो बिल्कुल भी नहीं थे, ठीक है। अपने ही धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते थे, लेकिन धर्म के खिलाफ नहीं थे, धर्म के विरोध नहीं थे। ये हमको उसके सिक्के से पता चलता है, ठीक है। 1001 से लेकर 1030 तक का शासनकाल था। 1030 में मोहम्मद गजनवी की मृत्यु हो गई थी। उसके काल में 4 पोएट थे, 4 पोएट थे। आपके पहले में थे फारूक फिरदौसी, जिन्होंने किताब लिखा शाहनामा, दूसरे थे कुतुबी, जिन्होंने किताब लिखा तारीख यामिनी, फिर एफ से फारूकी, जिन्होंने कोई किताब नहीं लिखा, और अंत में है अल-बरूनी, जिनकी ही किताब है आपका तहकीक हिंद, या फिर तहकीक हिंद, या भारत का दर्पण, या इंडिया मिरर ऑफ इंडिया, या फिर किताब उल हिंद। तो इस तरह से हम लोगों ने तुर्की अटैक को भी कंप्लीट कर लिया। तो 2 सेक्शन आपका कंप्लीट हो चुका है। अरब अटैक पिछले वीडियो में मैंने डाल दिया था, आज के वीडियो में आपका पूरा तुर्की अटैक कंप्लीट हो गया। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे गौर साम्राज्य, ठीक है। जैसे मैंने बताया ना, गजनी और गौर के बीच में अगर गजनी जीतता था तो गौर को अपना राजधानी बना लेता था, गौर जीतता था गजनी को तो गजनी को अपना राजधानी बना लेता था। तो गजनी वंश और यमन वंश तुर्की अटैक में पूरी तरह से खत्म हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे गौर साम्राज्य के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।